जय हिंद साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे रेलवे का पेपर सेट ग्रुप डी 2025 का। पेपर सेट 1 पढ़ लिया था, अब पेपर सेट नंबर 2 है। पेपर सेट है 27 नवंबर 2025 का। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% बचाता है। यदि उसका व्यय 400 रुपये है तो उसकी आय रुपया में कितनी होगी। ठीक है, देखो ध्यान दो, आय बराबर क्या होता है। आय बराबर क्या होता है, बचत प्लस खर्च या खर्च प्लस बचत, दो ही होगा। तो बचाएगा और खर्च करेगा, दो चीज है। आय मान लो 100 रुपए या 100% है। वो कह रहा है कितनी परसेंट, 60% है वो बचाता है। 60% की बचत करे, टोटल 100% है, 60 की बचत करेगा, बचेगा कितना, खर्च कितना करेगा 40%। और वो कह रहा है उसका वे मतलब खर्च कितना है 400 400 खर्च है रुपया में, प्रतिशत में कितना है 40। ठीक है, पूछा उसकी आय बताइए, तो आय अपने कितनी मानी 100%, 100 से गुना करा दो। ठीक है, कट्टे उनसे काट दो, 40 से ये कट जाएगा 10 बार, और 10 इंटू 100 कितना हो जाएगा 1000। तो उनकी आय हो जाएगी 1000 रुपये। ठीक है, इस प्रकार आगे वाला क्वेश्चन लेते हैं। ए और बी एक साथ ये कार्य करते हुए किसी कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर करते उस कार्य को 6 दिन में कर लेते हैं। बी अकेला उस कार्य को 15 दिन में कर सकता है। ए अकेले को दुगुना कार्य करने में कितना समय लगेगा। ए को दुगुना कार्य करने में कितना समय लगेगा। देखो ए और बी मिलकर काम करे तो कितने दिन में कर लेगा, ए प्लस बी मिलकर 6 दिनों में कर लेगा। और बी अकेला करे तो उसको कितना दिन लगेगा 15 दिन। अपन को ऐसे में हमेशा निकालना है टोटल कार्य। टोटल कार्य निकालने के लिए क्या करोगे, एलसीएम लोगे। ठीक है, टोटल वर्क निकाल दो, कितना आएगा 30। ठीक है, एक दिन का निकालो, 6 का भाग दो 5 बार जाएगा 30 में, 15 का भाग जाएगा 2 बार। अब देखो ये एक दिन का कार्य है, दोनों मिलकर एक दिन में 5 करते हैं और बी अकेला एक दिन में 2 काम करता है। बी अकेला एक दिन में 2 काम करता है, दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं। देखो बी 2 काम करता है और दोनों मिलकर 5 करते हैं, ए प्लस बी। तो ए कितना करेगा एक दिन में 3 काम करेगा। क्वेश्चन वाला कह रहा है दुगुना काम, काम है 30, इसका 2 गुना, 30 का 2 गुना कितना हो जाएगा 60 काम। 60 काम ये अकेला कितने में करेगा, ये कितने की स्पीड से करता है 3 की स्पीड से। तो 60 काम करने में कितना दिन लग जाएगा 20 दिन, 20 या 60, तो आपका उत्तर आ जाएगा 20 दिन। ठीक है, आपका उत्तर क्या हो जाएगा 20 दिन। हो रहा है, आगे बढ़े। आगे वाला क्वेश्चन देखो, 2 ट्रकों की चाल का अनुपात 7:4 है। 7:4 है, 7.4 नहीं हुई, क्या है 7:4 है। तेज ट्रक को 196 किमी की दूरी तय करने में दूसरे ट्रक से 7 घंटे कम लगते हैं। धीमी ट्रक की चाल ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन अच्छा है, 2 ट्रक मालूम है, ट्रक है ए और बी। ट्रक कौन कौन से, ए और बी। स्पीड का जो रेशियो दिया वो क्या दे दिया 7:4। ठीक है, स्पीड का रेशियो मैंने बताया आपको टाइम का, समय का उल्टा होता है। तो समय का रेशियो क्या हो जाएगा 4:7 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो जो तेज चलता है 7 की स्पीड से उनको 4 घंटा लगता है, और जो धीरे चलता है उनको कितना लगता है, सॉरी इनको 4 घंटा लगता है, इनको 7 घंटा लगता है। तो इनको कितना घंटा कम लगता है 3 घंटा, तेज चलते हैं उनको। वो कह रहा है 7 घंटे कम लगता है। ऐसे कैसे होगा भाई, वो कह रहा है 7 घंटे कम लग रहा है, कितना गुना हो जाएगा, गुणा निकालो। तो देखो 7 आगे वाली संख्या, गुणा निकालने के लिए आगे वाली संख्या में पीछे वाली संख्या का भाग देना है। 7/3 गुना टाइम हो जाएगा। तो इसका टाइम निकालो। अपन को पूछा भाई धीमे वाले की चाल है, देखो आपको पूछा है धीमे वाले की चाल ज्ञात कीजिए, और चाल बराबर होता क्या है दूरी बटा समय। तो दूरी तो अपन को दी हुई है 196, समय निकालना है। तो वास्तविक समय निकालो, वास्तविक समय 7 नहीं होगा, 7 का 3 गुना होगा। और आप इसका निकालो को 7 का 3 गुना तो कितना हो जाएगा, 7 का 7/3 गुना कितना हो जाएगा 49/3, 49/3 घंटा हो जाएगा। अब अपन को चाल निकालनी है, दूरी कितनी है, दूरी अपन को क्वेश्चन में दी गई है 196, दूरी कितनी दी गई है 196 किलोमीटर। ठीक है, तो दूरी है 196 और समय कितना आ गया 49/3, 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, कट्टे हुए काट दो, 49 से कट जाएगा, देखो 50 होता तो 200 बार, 4 बार कट जाएगा, कितनी बार कट जाएगा 4 बार। और 4 × 3, 4 × 3 कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कितनी चाल आ जाएगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। ऑप्शन में है 12 किलोमीटर प्रति घंटा।
ये हो जाएगा अपना उत्तर 12 किलोमीटर प्रति घंटा। आ गया होगा समझ में? आगे बढ़ो। एक बैग में 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के हैं। 1 रुपए और 2 रुपए को सिक्के है। एक तो है 1 रुपए का सिक्का है और एक है 2 रुपए का सिक्का। ठीक है, आप इसमें सिक्के को मानना पड़ेगा। 1 रुपए के सिक्के की संख्या मान लो x संख्या, मान लो इसकी x और इसकी संख्या मान लो y। सिक्कों की कुल संख्या 10 है, तो एक सिक्के की 1 रुपए वाली सिक्का और 2 रुपए वाला सिक्का मिला के टोटल सिक्का कितना हो गया? 10 हो गया। अब क्या कह रहा, और उनका कुल मूल्य 16 रुपया है। भाई 1 रुपये वाला एक सिक्का है और वाई सिक्का x सिक्का है और 2 रुपये वाला y सिक्का है और इनका मूल्य कितना दे दिया? 16 दे दिया। ठीक है, अपन को आगे पूछा है संख्या का अंतर, सिक्कों की संख्या का अंतर। आगे देखो, इन समीकरण को हल कर दो। हल करने के लिए देखो चिन्ह चेंज कर दो, ऊपर वाले में करो नीचे वाले में, ऊपर वाले में चिन्ह चेंज कर दो। माइनस, यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस। प्लस था माइनस होगा, प्लस था माइनस होगा, प्लस था माइनस हो गया। कट्टे उनको काट दो, प्लस का x और माइनस x ये कट गया। ठीक है, प्लस के 2y में से प्लस का y गया, कितना बच गया? y। ठीक है, यहाँ पे था माइनस का 10, यहाँ पे प्लस का 16। 16 में से गए कितने? 16 में से 10 गए, कितना बच गए? 6। तो y का मान आ गया 6, यानी 2 रुपये के 6 सिक्के है। तो टोटल 10 सिक्के है, तो 2 रुपये के 6 है, तो 1 रुपये के कितने होंगे? 4 होंगे। पूछा इनका अंतर, 6 और 4 का अंतर कितना होता है? 2। तो बस आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 2 सिक्के। ठीक है, इनके बीच कितने का अंतर है? 2 सिक्कों का अंतर है। आगे बढ़े। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा एक वर्ग की भुजा के बराबर है। भाई एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज कैसा होता है? समबाहु, सम यानी समान, बाहु यानी भुजा। ठीक है, यानी समान भुजा वाला। तीनों भुजा कैसी है? समान है। तीनों भुजा कैसी है? समान है। कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है, इस प्रकार का। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा एक वर्ग की भुजा के बराबर है और साथ में एक वर्ग भी है। क्या है? एक वर्ग। इनकी तीनों भुजा बराबर होगी, वर्ग की चारों भुजा बराबर होगी। यानी इसकी भुजा में a मान लो तो इसकी भुजा भी क्या होगी? a, क्योंकि यह कह रहा दोनों की भुजा है वो क्या है? बराबर है। आगे सवाल देखो, समबाहु त्रिभुज के परिवर्त की त्रिज्या। ठीक है, परिवर्त की त्रिज्या मतलब परि यानी बार। ठीक है, इसके बार में, इसके बाहर एक वर्त बना हुआ है। ठीक है, इसके बाहर क्या हुआ? एक वर्त बना हुआ है। ऐसे इनको टच करता 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 ऐसे करता है, ऐसे ऐसे करता ऐसे। ठीक है, परिवर्त। तो परिवर्त की त्रिज्या क्या होती है? परिवर्त की त्रिज्या होती है भुजा बटा √3। भुजा बटा √3। ये कह रहा परिवर्त की त्रिज्या, परिवर्त की त्रिज्या वर्ग के भुजा के अंत्यवर्त। वर्ग के अंदर एक वर्त बना हुआ है। ठीक है, वर्ग के अंदर क्या बना हुआ है? एक वर्त बना हुआ, अंत्यवर्त। ठीक है, अंत्यवर्त की त्रिज्या, अंत्यवर्त की त्रिज्या क्या होगी? देखो ये भुजा है भाई, टोटल भुजा a, जैसे यहाँ से यहाँ तक लेके कितना हो जाएगा? a, तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगी? a बटा 2। यानी इनकी त्रिज्या और इनकी त्रिज्या बराबर है। ठीक है, यानी इधर देखो a बटा √3, ये तो है त्रिभुज और यहाँ पे क्या है? वर्ग, और बराबर में क्या है? a बटा 2। आपको पता है तो बराबर में कोई चीज होती है तो कट जाती है, बराबर में कोई चीज होती है तो कट जाती है। a से a कट जाएगा। अब देखो तिरछा गुणा हो जाएगा, यहाँ पे एक बच्चा एक जाके 2 से गुणा हो जाएगा और यहाँ पे एक बच्चा √3 से गुणा हो जाएगा। तो आपको क्या आ जाएगा? 2:3 आ जाएगा। बराबर का मतलब भी एक तरह से अनुपात होता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 2:3 आ जाएगा। आपका ये वाला उत्तर हो जाएगा। आगे देखो, एक खिलौना एक शंकु के आकार का है। एक शंकु के आकार का खिलौना है। शंकु के आकार का खिलौना है। शंकु किस प्रकार का होता है भाई? कुछ ऐसा होता है शंकु। ठीक है, इस प्रकार का एक खिलौना शंकु, जैसे वो शंकु होता ना आइसक्रीम वाला कोन, शंकु आकार का, जो एक अर्धवर्ताकार अर्धगोले पर लगा हुआ। अर्धगोला, गोला इस टाइप का होता है। गोला जैसे एक गेंद, वो अर्धगोला, पूरा गोला नहीं, अर्धगोला इसके ऊपर लगा हुआ है ऐसे। ठीक है, अर्धगोला है। आगे देखो, अर्धगोले पर लगा हुआ है। दोनों की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। इनकी और इनकी दोनों की त्रिज्या कितनी है? दोनों की त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है। यानी ये वाली भुजा 7 सेंटीमीटर है और इसकी गोले की भी त्रिज्या होगी, ये भी कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, दोनों की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। यदि शंक्वाकार भाग का आयतन, इसका जो आयतन है
वो अर्धगोले भाग के आयतन के बराबर होगा, यानी इसका आयतन है और इसका आयतन दोनों का बराबर होगा। अब मुझे बताओ शंकु का आयतन क्या होगा। शंकु का आयतन किसी को याद है? यहाँ पे मैंने बना दिया शंकु, ये एक प्रकार का शंकु है। यहाँ पे बनाऊं थोड़ा ऊपर, ऐसे करके ये शंकु है और यहाँ पे है गोला, इस प्रकार का अर्धगोला है। शंकु का आयतन आपको ध्यान है, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये है शंकु का आयतन। साथ में पूछा अर्धगोले का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो अर्धगोला तो आधा हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ये कह रहा है दोनों का आयतन है वो क्या है, बराबर है। शंक्वाकार भाग का आयतन और अर्धगोले का आयतन बराबर है, तो खिलौने की कुल ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कुल ऊंचाई मतलब एक तो ये वाली ऊंचाई और साथ में ये वाली ऊंचाई, पूरी ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको। देखो इसमें क्या हो जाएगा, कट्टे उनको काट दो, जो कट रहा है उनको काट दो। किन किन से कटेगा, तो इस 3 से ये 3 कट जाएगा, बराबर में कट जाएगा। इस पाई से ये पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर मतलब आर क्यूब कट जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा एच अनुपात बराबर है, अनुपात में लगाओ बराबर लगा दो, बराबर 2r, और r का मान दिया हुआ है 7 दोनों जगह, ठीक है। तो h बराबर 2 इंटू r का मान 7, तो h बराबर कितना आ गया 14। अपन को टोटल ऊंचाई पूछी, यहाँ से यहाँ तक तो आ गई 14 और यहाँ से यहाँ तक कितनी है 7, तो 14 + 7 कितना हो गया 21। तो इस खिलौने की टोटल ऊंचाई कितनी हो गई 21 सेंटीमीटर हो गई। आ गई होगा समझ में। आगे बढ़ते हैं। देखो एक वर्गाकार खेत की 15 रुपया प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने की लागत है, कितनी है 18,000 रुपया। तो भाई प्रति मीटर, जैसे कोई वर्गाकार खेत है इन टाइप रो, ठीक है, तो इन्हें आप बाढ़ कराओ तो 1 वर्ग मीटर, जैसे 1 मीटर कराओ नहीं तो बिना 15 रुपया लागे ना, अटवार तक 1 मीटर 15 रुपया लागे, ठीक है, 15 रुपया प्रति मीटर की दर से। और टोटल खर्चो आ रही है वो कितना आ रही है 18,000। तो आपने कई करना है कि आपने पहला निकालनी है कि बाढ़ की लंबाई कितनी है, टोटल बाढ़ की लंबाई निकालने वास्ते भाई टोटल खर्चे महीने में इन्हों भाग दे दूं, 1 मीटर खर्चे रो तो कई आ जाए टोटल लंबाई आ जाए, तो आ आएगी टोटल लंबाई 18,000/15 टोटल लंबाई आएगी। फिर पूछ रहे ये मत करो 15 रुपया मत लगाओ, वो कहे यदि मैं 11 रुपया प्रति मीटर दूं प्रति 100 मीटर, प्रति 100 मीटर 11 रुपया प्रति 100 मीटर की दर से ज्ञात करो, यानी प्रति 100 मीटर 11 रुपया लगा तो बिनु खर्च की तो आई, तो 11 रुपया लागे कितना माते प्रति 100 मीटर माते, तो बिनु खर्च करो, यानी 1 मीटर लागे था 11 रुपया, 16 लागे 11 रुपया, तो 1 कितना लागे 11/100 और इन्हों में गुणा कर लिया। अब कट्टे बिनु काट दो, आप उतरा जाए, काटो इन 2 जीरो से, तो ये 2 जीरो कटी जाएगा, ठीक है। 15 से काटो, 15 का 15 लार बच गया 3, 15 दूना 30, 12 बार बच गया 12 इंटू 11, 12 इंटू 11 कितना होगा भाई 132, तो 132 रुपया खर्चा आए, कितना आए 132 रुपया। और ये सवाल आगे देखो, 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 18 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं। 2 पाइप है ए और बी नाम है, ए भर सकता है 18 घंटे में और बी भर सकता है 24 घंटे में। आपको निकालनी है कुल क्षमता, काम दो चाहे पाइप दो टंकी वाला दो, है ना, कुल क्षमता कितनी आ जाएगी 72 लीटर, कितनी आ जाएगी 72, 24 लीटर कैल्शियम कितना आएगा 72, तो 72 लीटर हो गई। तो पाइप ए पहला निकाल दो 1 घंटे में कितना भरेगा, 18 चौक 72, 24 72, ये 1 घंटे में 4 लीटर भरेगा, ये 1 घंटे में 3 लीटर भरेगा। आगे देखो, तो पाइप क्या बोला, यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो पाइप ए को कितने समय के बाद बंद कर देना चाहिए ताकि टैंक है वो 16 घंटे में भर जाता है। क्वेश्चन कह रही है कि 2 पाइप है ए और बी, ये 18 घंटे में भरे, बी 24 घंटा में भरे, ठीक है। और फिर कह रही है दोनों पाइप ने एक साथ खोले और पाइप बी ने कितने टाइम बाद में बंद कर दे ताकि टोटल टंकी है जी कितना घंटा में भरी जाए 16 घंटा में भरी जाए, ठीक है, 16 घंटे में भर जाती है। और कितने टाइम बाद में ए ने बंद करना, हमारी बात सुनो कि भाई इन बंद तो ए ने करे, बात तो ए ने बंद करने दी है, बी तो लगातार भाई 16 घंटा तक, बी 1 घंटे में 3 भरे और 16 घंटा तक लगातार बह ही, तो 16 घंटे में कितना भर ली 48 लीटर पानी तो भर ली। अब 24 महीनों 48 लीटर पानी भर लियो मान लो, पूरा पूरा वही भरी, क्योंकि तो बह एक पहले घंटे में लास्ट घंटे तक, तो लार पानी कितना बच जाए 24 लीटर, लार पानी कितना बच गो 24 लीटर। अब वो 24 लीटर कौन भरी, ए भरी, एज भरी,
तो 24 लीटर पानी भराना है किन कनु एक कनु एयर स्पीड कितनी है 4 4 भाग दे दो कितनी बार जाई 6 चौक 24 तो 6 घंटा तक वो खुलो रही फिर बाद में बंद करना पड़ी तो कितना घंटा तक खुलो रखना पड़ी 6 घंटा तक। ठीक है आगे वाला सवाल आगे वाला चेक करो ये देखो इसमें क्या जो कटे उनको काट दो अंदर ही हल कर दो। देखो 5 में से 2 गया यहाँ पे बच जाएगा 3 और 4 में से 3 गया तो इसका मान कितना बच जाएगा 1 यानी इस पूरे का मान हो जाएगा 1। ठीक है आगे देखो 4 में 2 का भाग दिया 2 बार गया 3 में से 2 गया तो इसका मान भी कितना हो जाएगा 1 तो 1 और 1 कितना हो गया 2 तो यहाँ पे है 4 4 माइनस 2 आगे है प्लस। ठीक है आगे वाला हल करो 4 में 2 का भाग दो 2 बार 2 को 3 से गुणा किया 6 इंटू अब काट दो 18 में 2 का भाग जाएगा 9 बार और प्लस में कितना है 4 गुणा कर दो और 9 चौक कितने हो गए 6 9 के 54 और 2 कितने 4 कितने हो गए 58 58 और यहाँ पे लिख दो 58 इसका मान 58 हो गया पूरे का और इनका मान कितना था ये 4 और इसका मान है 2 4 माइनस 2 58 अब 4 में से 2 गए कितने बच गए 2 2 प्लस 58 2 प्लस 58 कितने हो जाएंगे 60 तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा ये वाला हो जाएगा 60। ठीक है इसमें थोड़ा बोर्ड मास नियम ध्यान रखना है बोर्ड मास। आगे चलो ये अच्छा सवाल है काफी टाइम लेने वाला सवाल है पर देखो इसमें टाइम अपन का तो कम ही लगेगा। 374 और 384 के बीच स्थित अभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात करो कितनी संख्या है 374 से 384 के बीच यानी 74 नहीं लेना 84 नहीं लेना तो 74 के बाद 374 के बाद कितना आएगा 375 फिर 376 फिर 377 378 379 380 380 कितना आ जाएगा 380 381 382 383 क्यों 84 तो लेना नहीं है इनके बीच में लेना है। ठीक है अब देखो भाई जो सम संख्या होगी उसमें तो 2 का भाग जाएगा जैसे 76 है इसमें 2 का भाग जाएगा 78 है इसमें 2 का भाग जाएगा 80 है इसमें 2 का भाग जाएगा ये इसमें 2 का भाग जाएगा तो 2 का भाग जाएगा वो तो अभाज्य होगी नहीं अभाज्य का मतलब है एक और खुद के अलावा किसी का भाग नहीं जाना चाहिए तो 2 तो इनसे अलावा अलग है भाग जा रहा है इसमें कितना है लास्ट में 5 है तो 5 का भाग जाएगा ये जाएगा। अब अपने पास संख्या बची है 1 2 3 और 4 और देखो ये हो जाएगा 7 और 7 14 और 3 17 ये कितना हो जाएगा 7 और 3 10 10 और 9 19 ये हो जाएगा 9 देखो इसमें 3 का भाग जाएगा देखो 3 में 3 का भाग जाएगा 8 और 1 9 इसमें 3 का भाग जाएगा। ठीक है तो ये तो कट गई। अब बड़ी बड़ी अपन के पास 3 संख्या बची या तो ये और ये इनमें से देखो अब कोई तरीका नहीं है अब एक तरीका है कि इनसे इनके आसपास वर्ग देखो किसका वर्ग है 20 का होता है 400 19 का होता है 361 19 का वर्ग क्या होता है 361। ठीक है यानी 361 के आसपास है सगड़ी तो 19 से छोटा जो भी संख्या है अभाज्य संख्या उनका भाग देके देखो तो 19 से छोटी संख्या है 17 19 से छोटी संख्या कौन सी है फिर बाद में 13 फिर 11 फिर 7 इतना ही है ना 3 और 5 का तो अपने देख लिया। 19 का भाग तो देखो 361 में जाएगा 361 कहीं पे है नहीं है 17 का भाग देके देखो 17 का भाग देखो तो इसमें कितना जाएगा 17 2 34 पीछे बच गए 3 और वापस हो गए 37 17 2 34 17 का भाग नहीं जाएगा इसमें। फिर 13 का देखो 13 दूना 26 पीछे बच गए 11 13 नंबर 117 13 से कट जाएगा ये वाला। ठीक है अब देखो वापस इसमें 17 का भाग देखो 17 दूना 34 पीछे बच गए 3 होगा 29 17 दूना 34 नहीं जाएगा 13 का देखो 13 दूना 26 26 तो कितने बच गए पीछे 11 हो गए 119 119 में भाग नहीं जाएगा 17 117 बार जाता है। ठीक है 117 तक जाता है इसमें देखो 13 का भाग 13 दूना 26 पीछे बच गए 12 हो गए 123 13 5 5 13 हाथ 13 8 104 13 नंबर 117 होता है 112 में नहीं जाएगा। ठीक है तो 17 और 13 का नहीं जा रहा अभी 11 का देख लो 11 का भाजता का नियम है कि दोनों के योग के बराबर होना चाहिए बीच वाले का योग तो ये हो रहा 12 यहाँ पे 7 है। ठीक है और ये हो रहा 3 और 3 6 ये 8 है दोनों में नहीं जा रहा है तो कितनी संख्या हो जाएगी 1 और 1 2 संख्या हो जाएगी यानी इनके बीच में 2 संख्या ऐसी है जो अभाज्य संख्या है। ठीक है आगे बढ़ो ये तरीका है इन सवाल को करने का। 19 फरवरी 2024 से 20 फरवरी 2024 की अवधि के लिए
4,000 पर 6% प्रति वर्ष ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो अपन को महीना में ब्याज पूछा है। 19 फरवरी, फरवरी 2024 है, लीप वर्ष है, ठीक है। तो फरवरी कितने दिन की होगी? 29 दिन की। 29 दिन में से ये कह रहा है 19 फरवरी से, तो 19 फरवरी तक घटा दो, पीछे दिन कितना बच जाएगा? 10। 29 तक 10 दिन बच जाएगा। फिर बाद में आती है मार्च, मार्च होती है 31 दिन की, ठीक है। और 20 अप्रैल तक, तो 20 अप्रैल में दिन कितने हो गए अप्रैल के? 20। आप जोड़ के देखो 51 और 10 61 दिन हो गए। अपन को 61 दिन का ब्याज निकालना है। कितने दिन का ब्याज निकालना है? 61 दिन का। अब देखो मूलधन बराबर ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन। मूलधन कितना है? 4000। मूलधन इंटू दर, दर कितनी दे रखी है? 6%। समय कितना है? 61 दिन है। दिन है तो इसको वर्ष में बदलो, क्योंकि ये फॉर्मूला वर्ष के लिए। अब 365 दिन नहीं होगा, लीप वर्ष है तो 367 दिन होंगे, ठीक है। और बट्टे में किसका भाग देंगे? 100 का। कट्टे उनको काट दो। देखो इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, इस 2 जीरो से कौन सा 2 जीरो कट जाएगा? इस 2 जीरो से ये वाला 2 जीरो कट जाएगा। 61 से ये कटेगा 6 बार। कितनी बार कटेगा? 6 बार। और इस 6 से ये 6 कट जाएगा। कितना बचेगा? कौन सा? 61 से ये कटेगा 6 बार, और इस 6 से ये 6 कट गया, तो कितना बचेगा? 40 रुपया बच गया। कितना बच गया? 40 रुपया। कितना ब्याज आएगा? 40। देखो वापस देखो, इस 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 61 से ये कट गया 6 बार, और इस 6 से ये 6 कट गया, ठीक है। तो कितना बचेगा? 40 बचेगा। 40 रुपया ब्याज आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, आगे वाला देखो। ये भी मेरे को अच्छा सवाल लग रहा है, ध्यान दो। 160 मीटर और 140 मीटर लंबाई वाली दो ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही, दोनों एक ही दिशा में जा रही, ऐसे, ठीक है। पहली ट्रेन की चाल है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। पहली चाल है वो कितनी? ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। और दूसरी ट्रेन है वो जा रही है 130 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। आपको पता है सापेक्ष चाल निकालने के लिए क्या करता है? यदि एक ही दिशा में जा रही है तो चालों को घटाओ, चालों का अंतर करो, तो इसकी चाल होगी वो आ जाएगी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अंतर तो यही आ रहा, ठीक है। अब देखो दोनों ट्रेनों को एक दूसरे को पार करेगी, ट्रेनों की कुल लंबाई याद कर लो। 160 और 140 कितनी होगी भाई? 160 प्लस 140 कितना हो जाएगा? 300 मीटर। यानी कुल लंबाई है वो कितनी है? कुल लंबाई है वो है 300 मीटर। कुल लंबाई कितनी हो गई? 300 मीटर। अब आपको निकालनी है, समय निकालना है किसमें? मिनटों में निकालना है। समय निकलता है वैसे सेकंड में, इसने मिनटों में पूछा है। तो समय बराबर क्या होगा? समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। दूरी तो कितनी हो गई? 300 हो गई। 300 मीटर है, चाल है घंटा में, तो घंटा को इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर दो। मीटर पर सेकंड चेंज करने क्या करोगे? 5/18 से गुना करोगे, ठीक है। 18 यहाँ से कट के ऊपर चला जाएगा। 18 क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा। 18 कट के यहाँ से यहाँ चला जाएगा ऊपर। अब कट्टे उनको काट दो। 30 से ये कटेगा 10 बार, ठीक है। और 5 से ये 10 कट जाएगा 2 बार, बच जाएगा 2 इंटू 18। 18 2 कितना होगा? 36 सेकेंड। और आपको उत्तर सेकंड में पूछा नहीं, उत्तर किस में पूछा है? मिनट में पूछा है। 36 सेकंड आ रहा है, मिनट में पूछा है, तो मिनट में करने के लिए क्या है? 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। 60 का भाग दे दो। देखो 6 से कटेगा 36, 6 बार, ठीक है। जीरो है तो लग जाएगा पॉइंट। भाई 6 से कट गया 36 6 बार, और नीचे एक जीरो बचा उसका पॉइंट लगेगा, तो कितना आ जाएगा? 0.6 मिनट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.6 मिनट। आगे बात समझ में? आगे बढ़ो। अमल के निवेश का बाजार मूल्य 2021 में 5%, 2022 में 6%, 2023 में 10% क्रमिक रूप से बढ़ता है। यदि प्रारंभिक मूल्य 5,50,000 था तो 2023 के अंत में इसका मूल्य क्या था? 21 में बढ़ना शुरू होता है, क्रमिक बढ़ रहा है। प्रारंभिक मूल्य था 5,50,000। प्रारंभिक मूल्य कितना था? 5,50,000 रुपये था, कोई बात नहीं। फिर देखो क्रमिक मतलब लगातार बढ़ रहा है। पहली साल बढ़ा 5% तो 105/100 लिख दो आप, ठीक है। अगली बार बढ़ा 6% तो 106/100 लिख दो। और 2023 में बढ़ा 10% तो 110/100 लिख दो। अब ये बढ़ा हुआ मूल्य है 3 साल बाद का। अपन को पूछा है 3 साल बाद मूल्य क्या होगा? ध्यान दो, कट्टे उनसे काट दो। देखो यहाँ पे 4 जीरो है तो मैं 2 और 2 से 4 लेके इन 4 जीरो को काट ही देता हूँ, ठीक है। फिर मैं इस जीरो से इस जीरो को काट देता हूँ, ओके। अब देखो इतना गुणा करना, बड़ा करना आसान पॉसिबल है नहीं। एक चीज और देखो, यहाँ से गुणा होगा 6×5 30, तो इस जीरो से जीरो कर जाएगा। अब एक बात सुनो, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक सम संख्या थी, वो 5 से गुणा होकर जीरो बना दिया। अब पीछे जीरो नहीं आएगा। जीरो क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सम संख्या जीरो कब बनता? कोई सम संख्या जैसे 2 4 6 8 ये 5 से गुणा होती है तो जीरो बनाती है।
तो 5 तो इनमें है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, पर सम संख्या नहीं, यहाँ पे एक ही थी 53 इंटू 2, जो मैं 5 से गुणा करके एक जीरो बना दिया, ठीक है, तो कट गया। तो अब उत्तर लास्ट में जीरो नहीं आएगा, तो उत्तर क्या आएगा, 5 वाला आएगा, जीरो वाला तो नहीं आएगा। ये और ये तो उत्तर नहीं हो सकता है, इन दो में से एक उत्तर है। अब इन दोनों में से एक उत्तर है, अब उत्तर होगा कौन सा वो पता करो, गुणा तो कर नहीं सकते, टाइम लगेगा। आप देखो या तो इकाई अंक देख लो, इकाई अंक में सेम है 5 5, तो देखो इसमें 11 आ रहा है, क्या आ रहा है 11, जिसमें 11 का भाग जाएगा वो संख्या वो इसका उत्तर होगी। तो 11 से देखो 11 किसमें भाग जाएगा, 5 और 3 8, और 8 और 7 15, ये हो गया 15, ठीक है। देखो 6 और 3 9, और 9 और 6 कितना हो गया 15, 15 माइनस 15 जीरो, यानी 11 का भाग जाता है, यानी ये उत्तर हो सकता है। पर अपन को दूसरा भी चेक करना पड़ेगा, तो करो 5 और 3 8, 8 और 7 15, आगे देखो 6 और 5 11, नहीं 6 और 5 11, 11 और 7 11 और 6 17, तो 17 इसका अंतर 2 आ गया, तो ये तो 11 से बाजी है नहीं, 11 से बाजी एक ही है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 6,73,365। समझ आ गया। यानी गुणा करने बैठोगे तो अपना टाइम खराब हो जाएगा, तो गुणा नहीं करना है। आगे वाला सवाल देखो, अमित और दीक्षा ने मिलकर 15,700 रुपये एक व्यवसाय लगाया। अमित और दीक्षा है, अमित और दीक्षा मिलकर एक व्यवसाय शुरू करियो और पूरा पेमेंट लगायो, वो लगायो 15,700 रुपये। कितना लगायो, 15,700 रुपये में निवेश किया। वर्ष के अंत में 6,000 रुपये का लाभ हुआ, दोनों को कुल मिला के प्रॉफिट कितना हो गया, 6,000 रुपये का लाभ हो गया। आगे देखो, अमित का भाग 2100 रुपये था, कुल लाभ में से अमित का भाग, अमित और दीक्षा ने कुल लाभ 6,000 हो, ठीक है, अमित और दीक्षा। बिन महीनों अमित ने कितना रुपया मिलिया, 2100 रुपया मिलिया, तो दीक्षा ने कितना मिली 3900। भाई 6,000 में से 2100 इसको मिल गए, तो इसको बाकी किसको मिलेगा, दीक्षा को मिलेगा, दीक्षा को मिल गया 3900 रुपये, ठीक है। अब एक बार इसको अनुपात में निकाल दो, काट के 2 जीरो से 2 जीरो कट के 13 से काटो, 3 से काटो, 3 से कटेगा 7 बार और 3 से कटेगा 13 बार, यानी अनुपात में इसको 7 रुपये मिलते हैं, उनको 13 रुपये मिलते हैं। देखो भाई, जो आदमी जितना पैसा लगेगा उनको उतना लाभ मिलेगा, उनके अनुपात में लाभ मिलेगा, जो जिस अनुपात में पैसा लगेगा उनको उस अनुपात में लाभ मिलेगा, यानी जो ज्यादा पैसा लगेगा उनको ज्यादा लाभ मिलेगा, और जो कम पैसा लगेगा उसको कम लाभ मिलेगा। ये 7 रुपये लगाए तो उनको इस हिसाब से लाभ मिलेगा, ये 13 लगाए, इनको 7 रुपये का लाभ हुआ तो इन्हें पैसा भी इस हिसाब से लगाया, इसने 13 रुपये का लाभ हुआ तो इसने पैसे भी ज्यादा लगाया, तो दोनों ने मिलकर पैसे कितने लगाए, 7 और 13 कितने लगाए, 20 रुपया। पर क्वेश्चन वालों कह रही है कि दोनों ने मिलान कितना रुपया लगाया, 15,700 रुपया लगाया, दोनों मिलकर कितना रुपया लगाया, 15,700, दोनों बराबर होगा। आगे पूछे अमित का निवेश ज्ञात कीजिए, तो अमित का निवेश जितना अमित ने लाभ यो बिन अनुपात में निवेश करियो, ठीक है। तो 7 इंटू 7, 7 गुणा कर दो, कट्टे हुए नो काट दो, आपका उत्तर आ जाए। देखो काटो, आसान है काटना, 0 से 0 कट जाएगा, फिर 2 से काट दो, 2 से काटोगे तो 7 2 14, 8 2 16, 5 2 10, 785 इंटू 7 हो जाएगा। लास्ट में आ जाएगा 7 5 35, 2 5 है, कोई बात नहीं, गुणा करके देख लो, 7 को 5 से गुणा करो 35, हासिल लगे 3, 7 8 56, 56 और 3 59, लास्ट में आएगा 95, 95 वाला कौन सा है, एक 45 एक 95, आपका उत्तर तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। पूरा करके देखो तो पूरा कर लो, ठीक है, देख लेना ये आएगा, पूरा करने में क्या है, 7 5 35, हासिल लगाए 3 और हासिल लगाए 5, 7 7 49 और 5, 49 और 5 कितना हो जाएगा 54, तो आ जाएगा कितना 5,495 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर 1 अपना राइट हो गया, ठीक है। आगे वाला सवाल देखो, का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब समांतर माध्य या औसत एक ही चीज होती है, चाहे समांतर माध्य पूछे, सीधा माध्य पूछ ले, या फिर आपको औसत पूछ ले, एक ही बात है। सबको जोड़ के जितनी संख्या उतना का भाग दे दो, यानी राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, सबको जोड़ो सबका भाग दे दो, तो इसमें टाइम लगेगा। तो आप देखो पहले इकाई अंक अलग अलग है क्या, कि हाँ सर इकाई अंक तो अलग अलग है सबका, तो आप इकाई अंक जोड़ दो, 7 और 0 7, 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 और 3 18, 18 और 7 25, 25 और 9 34, 34 और 8 42, 42 और 6 48, 48 हो गया, यानी इकाई अंक कितना आ गया 8, ठीक है। अब इनके देखो संख्या गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9, तो इकाई अंक में भाग दे दो, इकाई अंक में इकाई अंक का भाग दे दो। अब देखो 9 में 1 भाग जाएगा, नहीं तो आप एक यहाँ पे ले लो, कोई संख्या आएगी 18 होगी, और 18 में 9 का भाग कितनी बार जाएगा 2 बार, तो जिसका इकाई अंक 2 होगा वो आपका उत्तर हो जाएगा। तो इकाई अंक किसका 2 है, इसका है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। मैंने इकाई अंक का इकाई अंक में भाग दिया तो उत्तर आ गया, तो ज्यादा करने की जरूरत है नहीं।
आगे देखो, एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 5,670 रुपये अंकित करता है, ठीक है, ये अच्छा सवाल है। एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य 5,670 रुपये अंकित करता है, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? सीपी ज्ञात करना, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि 28% की छूट देने के बाद भी 26% का लाभ होता है। छूट देने के बाद भी 26% का लाभ होता है, इतनी छूट देने के बाद भी इतना लाभ होता है, तो उनको सवाल करने का एक आपको फॉर्मूला छोटा सा याद रखना पड़ेगा, क्रय मूल्य बट्टा विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य बट्टा विक्रय मूल्य बराबर होता है 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत बट्टा 100 प्लस प्रॉफिट। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो 100 प्लस डिस्काउंट है, 100 माइनस डिस्काउंट है, यानी 28% की छूट दे रही है, तो 100 माइनस 28 कितना हो जाएगा? 72। और 26% का लाभ हो रहा है, तो 100 प्लस 26 कितना हो जाएगा? 126। कट्टे उनसे काट दो, 18 से कटेगा। 18 से कितनी बार कटेगा भाई? 18 से ये कट जाएगा, 18 चौक 72 और 18 5 90, 18 छक्का 108, 18 7 126, 7 बार। यानी आपका सीपी और एसपी का रेशियो क्या आ जाएगा? 4:7। यानी कोई वस्तु 7 में खरीदेगा, 4 में खरीदेगा तो 7 में बेचेगा, ठीक है। सीपी और एसपी का रेशियो आ गया। जबकि ये क्या कह रहा है? वस्तु का अंकित मूल्य, बेचने का मतलब सीपी और एसपी का नहीं, सीपी और एमपी का है, सॉरी, ठीक है। किसका रेशियो आएगा? सीपी और एमपी का आएगा। सीपी और एमपी मतलब मार्क प्राइस। किसका आएगा? माइक प्राइस का आएगा। सीपी बट्टा एमपी का आएगा। तो ये क्या हो गया? एमपी मतलब मार्क प्राइस, जो अंकित मूल्य है, ठीक है। अंकित क्या हुआ? तो अंकित कितना क्या हुआ इसके ऊपर? अंकित क्या हुआ आपके? 5,670 रुपया। अब आपको गुणा देखना है, कितना गुणा है, तो गुणा चेक करो कितना गुणा हो जाएगा भाई। 7 का कितना गुणा? 7 का मैं भाग दूंगा तो इसमें कितनी मार जाएगा? 7 8 56 और 7 एकम 7 और 0 810 गुणा है। पूछा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है? 4 नहीं है, 4 का कितना गुणा होगा? 810 गुणा होगा। कितना होगा? 810 गुणा। देखो 0 को 0, 1 को 4 से गुणा किया 4 और 8 को 4 से गुणा किया 32, 8 चौक 32, तो कितना आ जाएगा? 3,240 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3,240 रुपये। अच्छा सवाल है, ठीक है, आगे बढ़ो। हाँ, संख्याएं 3 5 2 5 5 8 4 2 7 9 8 और 11 की माध्य का ज्ञात करो। देखो इसमें 3 होता है, एक माध्य, माध्य का बहुलक, ठीक है। ये 3 4 क्वेश्चन इन तरह के पूछे जाते हैं। तो देखो जब माध्य का पूछते हैं ना, तो आपको इसको बढ़ते क्रम में लिखनी है, सारे जो अंक दिए हुए। तो सबसे पहले आप बढ़ते क्रम में क्या लिखोगे? 2 लिखोगे। सबसे छोटी संख्या 2 है और 2 कितनी बार आया? 2 बार आया। उसके बाद में 3 की बारी आएगी और 3 है 1 बार। 3 कितनी बार है? 1 बार। 3 के बाद में बारी आएगी 4 की और 4 भी है 1 बार। फिर बारी आएगी 5 की और 5 है 3 बार। 5 कितनी बार है? 3 बार। तो मैंने 5 को 3 बार लिख दिया। उसके बाद में किसकी बारी आएगी? 6 की, 6 है नहीं, 7 है, 7 1 बार है। फिर आएगी 8 की और 8 है 2 बार। फिर किसकी आएगी? 9 की, 9 है 1 बार और फिर है 11। संख्या कितने? काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। और वहां पे गिन काउंट कर लो, 12 ही है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, दोनों एक बार काउंट करना जरूरी है, ठीक है। तो ये 12 12 हो गई, ठीक है। माध्य का मतलब होता है बीचों बीच वाली संख्या। बढ़िया बढ़ते क्रम में लिख दो और जो संख्या बीचों बीच में आएगी वो आपका माध्य हो जाएगी। अब बीचों बीच में आएगी, ये तो 12 है, बीचों बीच में तो आएगी नहीं, 5 5 संख्या छोड़ दो। आप यहाँ से काउंट करोगे तो 5 यहाँ छोड़ दिया और यहाँ से 5 काउंट करोगे तो यहाँ 5, दोनों और 5 5 छोड़ दो, ठीक है। 2 संख्या आएगी बीच में, 5 और 5, तो जोड़ के 2 का भाग दे दो। 5 और 5 कितना होता है? 10 और 10 बटा 2 कितना हो जाएगा? 5। तो आपका माध्य आ जाएगा 5। तो यदि कोई संख्या विषम संख्या होगी तो एक बीचों बीच में बच जाएगी विषम अंकों में, ये तो सम अंकों में, तो 2 को जोड़ के फिर एक 2 का भाग दे दो, वो संख्या आ जाएगी। तो आपका उत्तर कितना आ गया? 5 आ गया। आगे देखो, राजीव और सचिन, राजीव और सचिन ने क्रमश से 160 रुपए और 1,690 रुपए की राशि का निवेश करके व्यवसाय प्रारंभ किया। 2 सवाल आ गए देखो इनका, साझे का। व्यवसाय प्रारंभ किया यदि उनके द्वारा अर्जित लाभ में राजीव का भाग 720 रुपए। भाई 2 लड़का, एक तो राजीव है, ये कौन है? राजीव, और दूसरा उसके साथ है सचिन। दूसरा कौन है? सचिन है। कितने रुपए खर्च किए? राजू ने लगाए 160 रुपए, बहुत कम लगाया है, और ये लगाया 1,690। सचिन ने तो और भी ठीक लगाई और एक व्यापार शुरू कर दिया। आगे देखो, इनको कट्टे उनको काट दो, जैसे ज्यादा नहीं कटेगा, 0 से 0 ही कटेगा, तो यहाँ पे बच गया 16। क्या बच गया? 16 अनुपात क्या बच गया?
आपके बच गया 16:169। कितना बच गया? 16:169। यानी 16 रुपये ये लगाता है, जहाँ पे इसने कितना लगाया? 169। आगे कह रहा है कि भाई राजू का भाग 720 रुपये। अब राजू का भाग तो यहाँ पे कितना है? लाभ का, जिसमें जैसे पैसा लगे उसका वैसे ही लाभ होगा, है ना। तो इसने 160 पैसे लगाए तो अनुपात आया 16, तो 16 में लाभ होगा, तो इसका अनुपात है 169, तो इसका लाभ 169 होगा। वो कह रहा है कि लाभ 720 है किसका? राजू का। राजू का 720, अपने तो 716 गुना है, 16 है, तो ये कह रहा है 720 कितना गुना हो जाएगा? 720/16, 720/16 गुना हो जाएगा। आगे देखो, आगे पूछा है उनके द्वारा एक साथ अर्जित किए गए कुल लाभ ज्ञात करो। कुल लाभ ज्ञात करना आपको। कुल लाभ ज्ञात कैसे करोगे भाई? देखो दोनों का लाभ जोड़ दो, इसका लाभ 16 रुपया और इनका लाभ कितना हो गया? 169। तो 16 और 169 कितना होगा? 185। तो 185 नहीं होगा, 185 कितना होगा? 720/16 होगा। कितना होगा? 720/16। अब 16 से काट दो भाई, कितनी बार कटेगा? 16 से काटो, 16 का भाग पहाड़ आता होगा सबको। देखो 16 चौक 64, 4 बार कट गया, और 16 5 80, पीछे 8 बच गया, हो गया ना 80। तो 185 इंटू 45, 185 इंटू 45 गुणा कर दो, आपको उत्तर आ जाएगा। 45 का पार्ट आता है आपको? देखो लेफ्ट में तो 5 आएगा, 5 वाला 2 ऑप्शन है, चलो कर को देखो। 45 दूना 90 और 45 5 225, 225 असल कितनी लग गई? 22। 45 दूना 90 और 9 चौक 36, 360, 370, 380 और 382, 382 असल लग गई 18। ठीक है। 45 का 45, 45 10 55, 55 और 5 60, 3 63, नहीं, वापस देखो 45 इंटू 5 225 असल लग गई 22। 45 दूना 90 और 9 चौक 36, 360, 370, 380, 382, 382 तो असल लगेगी यहाँ पे 38। ठीक है। और 45 का 45, 45 और 38 कितना हो जाएगा? 83। तो आपको उत्तर आ जाएगा 8325। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 वाला राइट हो जाएगा। ठीक है। आगे देखो, कुछ नहीं, आसान क्वेश्चन है। एक भाई अपनी बहन से 6 वर्ष बड़ा है। भाई और बहन की बात हो रही है। ठीक है। बड़ा भाई है, छोटी बहन है। ब्रदर है वो बड़ा है, सिस्टर है वो छोटी है। कितना बड़ा है? 6 वर्ष बड़ा है। ठीक है। उनके वर्तमान आयु का योग है वो 38 साल है। भाई और बहन की वर्तमान आयु का योग है वो कितना है? 38 साल है। भाई दोनों की उम्र जोड़ी 38 साल आ गई, और दोनों का अंतर निकाला वो 6 साल आ गया। पूछा अब से 15 वर्ष बाद बहन की आयु क्या होगी? पहले तो वर्तमान की निकालो आप, वर्तमान की क्या होगी भाई? 15 साल बाद की तो बात हम बताएंगे, पहले वर्तमान की निकालो, तो वर्तमान की निकाल दो। ऐसे देखो, जब भाई दोनों की आयु घटती है फिर दोनों की आयु जुड़ती है, तो फिर आपको जैसे पहले वाले की आयु निकालनी है, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दो, और दूसरे वाले के निकालने है तो दोनों को घटा के 2 का भाग दो। तो इसको दूसरे वाले के निकालने है, बहन के निकालने है, तो घटा के 2 का भाग दे दो। 38 में से 2 गए, कितने बच गए? 32, और 32/2 कितना हो जाएगा? 16। यानी बहन की वर्तमान उम्र कितनी आ गई? 16। पर अपन को पूछा 15 साल बाद, तो 16 में 15 जोड़ दो, 15 साल बाद पूछा तो कितना हो जाएगा? 31 वर्ष। तो 16 साल बाद बहन हो जाएगी, वो कितने साल की हो जाएगी? 31 साल की हो जाएगी। ठीक है। आगे वाला सवाल लेते हैं। एक दुकानदार ने एक वस्तु को पीछे से, अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, यानी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। एक दुकानदार ने एक वस्तु को 85.50 में 12.5% के लाभ पर बेचा। यदि इसने इसे 81.70% में बेचा होता, 81.70 रुपए में बेचा होता, तो उसका लाभ ज्ञात कीजिए। पहले आपको क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा ऐसे सवाल करने के लिए। तो आप 12.5% की भिन्न निकालो, 12.5% की भिन्न हो जाएगी 1/8। कितनी हो जाएगी? 1/8। अब भाई 8 रुपए की वस्तु है, ये सीपी है, क्रय मूल्य है। 8 रुपए की वस्तु 1 रुपए के लाभ पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा? 9 में बेचेगा। और कृष्ण वाला कह रहा है 9 में नहीं बेच रहा है, कृष्ण वाला कह रहा है कितने में बेच रहा है? 85.50 में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है? 85.50 में बेच रहा है। पता करो कितना गुणा है। तो आप गुणा करोगे तो देखो 9 का भाग दो, 9 9 81, 9 9 81, पीछे बच गए 4, 9 5 45, 9.5 गुणा है। ठीक है। तो क्रय मूल्य भी 8 नहीं होगा, 8 का 9.5 गुणा होगा, कितना होगा? 9.5 गुणा। निकालो, 8 से गुणा करो, 8 5 40, असल लग गई 4, और 8 नंबर और 4 76, 76.0 मतलब 76 रुपए। क्रय मूल्य कितना आ गया? 76 रुपए। अब 76 रुपए की वस्तु है, सीपी कितना है? 76, और बेचेगा कितने में?
81.70 में बेचेगा। कितने बेचेगा? 81.70 में बेचेगा। देखो पता करो भाई, 71 रुपए की वस्तु है, 71.74 में बेचेगा, कितने रुपए का लाभ हो जाएगा यहाँ से? 5.7 का लाभ हो जाएगा ना, 5.7 का या 5.70 का हो, ठीक है। अब 5.7 का लाभ हो रहा है, 76 पे कितने का लाभ हो रहा है? 5.7 का लाभ हो रहा है। प्रतिशत निकालना, 100 से गुणा कर दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। इकाई अंश तो कुछ होने वाला नहीं है, सभी में 5 5 5 5 है। तो पहले देखो इस पॉइंट से ये 0 हट जाएगा, ठीक है। अब आप इनको 2 से काट दो, 2 से काटो तो ये कट जाएगा 38 बार और ये कट जाएगा 5 बार। ऊपर इनको 5 से गुणा कर लो, 7 पंजा 35, हासिल लगे 3, 5 और 5 25 और 3 28, 285/38, 38 का भाग देना ही पड़ेगा। आपको सरपाड़ा नहीं आता तो नहीं आता तो देखो करो। अब आप इसको 40 मान के चलो, कितना मान लो? 40 ना, मैं बताऊँ आपको कैसे करना है। इसको आप 40 मान लो और 40 का पाड़ा बोलो, तो देखो 7 8 56, 7 नहीं 40 का 4 का पाड़ा बोलोगे ना, तो यहाँ पे है 280 28 मानो, 7 चौक 28, यानी लगभग 7 बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है? 7 बार। तो 7 से मैं इसको गुणा कर दूंगा, आप छोटा सा गुणा करके देखो, 7 से गुणा करो, 7 8 56, तो यहाँ पे आएगा 6, असल लग गई 5 और 7 3 21, 21 और 5 कितने हो जाएंगे? 26, तो यहाँ से हो गया 26। आप घटा दो, और 5 में से 6, 15 में से 6 गए, कितना बच गया? 9, यहाँ पे बच गया 7, 7 में से गए, कितना बच गया? 19। अब 19 में देखो, 19 में भाग कितनी बार जाएगा? 19 में जाएगा तो यहाँ पे हो गया 0, तो हो गया 190। 190 में 19 38 का भाग देना है। देखो भाई 38 ये कट जाएगा 2 बार, इधर ध्यान दो, थोड़ा दिमाग में सोचना। फिर यहाँ 190 में 38 का भाग देना है, तो मैं 38 से काटूंगा, ये 2 बार कट जाएगा और 2 से ये कट जाएगा 5 बार, क्योंकि 10 बचेगा 5 बार, तो कितना आएगा? 7.5 आएगा, क्योंकि भाग तो टूट जाएगा। तो कितना आएगा? 7.5% का लाभ होगा। कितना होगा? 7.5% का लाभ होगा। आगे चलो, कोई सवाल लेंथी होता है, आएगा 2-3 सवाल तो। एक वॉशिंग मशीन का मूल्य एक टीवी के मूल्य से 10% कम है। एक वॉशिंग मशीन है और एक टीवी है, ठीक है, का मूल्य 10% कम है। यदि वॉशिंग मशीन का मूल्य में 65% की वृद्धि और टीवी के मूल्य में 34% की कमी कर दी जाती है, तो वॉशिंग मशीन यानी 5 वॉशिंग मशीन और 3 टीवी का मूल्य ज्ञात कीजिए। आ जाती है सर, क्या करेंगे इन तो है, कोई बात नहीं। वॉशिंग मशीन क्या है? वॉशिंग मशीन है और साथ में क्या है? टीवी है। कोई नहीं, कह रहा है टीवी का, वॉशिंग मशीन का मूल्य वो 10% कम है। यदि मैं टीवी का मूल्य 100 रुपया मान लो, तो वॉशिंग मशीन का 10 कम होगा तो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। फिर वॉशिंग मशीन है कितनी? वॉशिंग मशीन है 5, तो 5 से गुणा करूंगा, टीवी है 3 है ना, ठीक है। अब इनको काट के आप एक मूल्य बना दो फिक्स, पहले काट के इसको छोटा कर दो। तो इस 0 से मैं काटने बेटा, ये 0 कट जाएगा, इस 5 से ये 10 2 बार कट जाएगा और इस 3 से ये 9 कट जाएगा 3 बार। इन आपके अनुपात में आ जाएगा 3:9। इन टीवी का मूल्य 3 रुपये, नहीं वॉशिंग मशीन का मूल्य 3 रुपये और टीवी का मूल्य कितना है? 2 रुपया। फिर ये कह रहा है वॉशिंग मशीन में 65% की वृद्धि होती है। कितने की वृद्धि होती है? 65% की वृद्धि होती है। और टीवी के मूल्य में कमी होती है। कितने के मूल्य में कमी होती है? 34% की। देखो टोटल वृद्धि निकाल दो, कितनी होगी? 65 को 6 18 और 15 कितना हो जाएगा? 195, यानी टोटल 195% की वृद्धि हो जाएगी इसमें, ठीक है। और यहाँ पे 34 दूना 68, 68% की कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 68% की कमी हो जाएगी। तो निकाल दो टोटल वृद्धि कितनी हो रही है वो देखो। तो टोटल वृद्धि कितनी हो जाएगी? 65 की हो रही है, मतलब 70 घटाओ इनमें से, 70 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? सीधा घटा लो, 15 में से 8 घटाया 7 और 8 में से 6 घटाया 2 और 1 का 1 बच गया, यानी 127% की वृद्धि हो रही कुल मिला के। कितने पे हो रही है? 2 और 3 5 पे, दोनों पे हो रही है ना। कुल पूछिए अपन को तो फिर 5 का भाग दे दो। 127 दूना, देखो 127 दूना होता है 254 और बट्टे में कितना है? 5 दूनी 10। क्या क्या आपको पता चल गया? मैंने डबल कर दिया इसका, तो 5 का डबल 10 हो गया। तो फिर अब भाग देने में आसानी हो जाएगी। 10 का मतलब यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 25.4% की वृद्धि हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 25.4% की वृद्धि, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अच्छा सवाल है माने तो। यदि 3,650 रुपये पर अंकित मूल्य एक वस्तु पर, यदि 3,650 पर अंकित एक वस्तु ₹730 में बेची जाती है। ये कह रहा है कि भाई एक वस्तु पर 3,650 रुपये अंकित किया हुआ है, ठीक है।
और वह वस्तु बेचे कितना में 730 में बेची जाती है, तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई कोई वस्तु है उसके ऊपर लिखा हुआ है 3650 रुपये, एमआरपी क्या लिखी हुई है 3650 रुपये, और उनको बेची कितना में जा रही है 730 में बेची जा रही है, तो छूट प्रतिशत ज्ञात करो, कितने % का डिस्काउंट दिया वो ज्ञात करो। अब देखो सवाल दिखने में छोटा सा है पर इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है। 3650 रुपये की वस्तु है, यानी उसके ऊपर अंकित मूल्य है वो कितना लिखा हुआ है 3650, उनको बेच दिया, कितना में बेच दिया 730 में। देखो कितने की छूट दी, रुपये में बहुत ज्यादा छूट दी है। छूट निकालो, 0 में से 0 2, 16 में से 7 जाएगा तो 9, और ये 2 बच जाएगा, यानी 2920 रुपये की छूट दे रहा है। कितने की छूट दे रहा है 2920 की। अब 2920 की छूट दे रहा है, किस पे दे रहा है 3650 पे। किस पे दे रहा है 3650 पे। आपको पूछा प्रतिशत में कितनी छूट मिलेगी, प्रतिशत निकालो। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 100 से गुणा करना पड़ेगा, कट्टे उनको काट दो भाई। मैं इसको 0 से 0 काट दिया, ठीक है। और भी काटूंगा, 5 से काटूंगा मैं, 5 से काटो, 7 पंजा 35 और 5 3 15, 5 से काटूंगा 20 5 100। अब देखो इसका भाग कितनी बार जाएगा, देखो लगभग 7 3 21 7 चौक 28, 7 बार जाएगा, और 7 3 12, ये 7 बार कर जाएगा सीधा सीधा। कितनी बार कर जाएगा, नहीं 8 बार। हाँ 8 दूनी 8 3 24, 1 मिनट किससे कटेगा, देखो 0 से 0 कट गया, फिर 5 से काटो, 5 से काटो तो कटेगा 7 पंजा 35, पीछे बढ़ेगा 5 3 15 73 बार कट जाएगा, ठीक है। और फिर ये कितनी बार कट जाएगा 5 से 2 बार, 20 5 100 हो जाएगा ना, ये 20 बार कट गया। अब काटो इनको, काटो तो कितनी बार कटेगा ये 36 से 7 चौक 28, हाँ देखो 7 चौक 28 4 बार कटेगा, और 4 3 12, कितनी बार कट जाएगा 4 बार, और 4 × 20 कितना हो जाएगा 80। तो कितने % की छूट दे रहा है वो 80% की छूट दे रहा है। कितने की छूट दे रहा है 80% की छूट दे रहा है। आगे देखो, हाँ ये भी ठीक सवाल है, छोटा सा है पर अच्छा है, छुटकू सवाल है। देखो ऐसा सवाल आए ना तो हमेशा ये बना दो समकोण त्रिभुज, क्या बना दो समकोण त्रिभुज बना दो ऐसा, दिस इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये कोण कितने डिग्री का हो जाएगा 90 डिग्री का। अब टेन थीटा, टेन थीटा में आपको ये ध्यान रखना लाल बट्टा कक्का वाला, लाल बट्टा कक्का, तो ये होता है टेन, देखो साइन कोस टेन, टेन बराबर होगा लंब बट्टा आधार, तो लंब बट्टा आधार। अब टेन थीटा बराबर इसने 1 दे दिया, टेन थीटा बराबर कितना दे दिया 1, तो 1/1 लिखना पड़ेगा, तो लंब और आधार दोनों कितना होगा 1 1 होगा, ठीक है। तो लंब भी 1 है आधार भी 1 है, तो कर्ण कितना हो जाएगा √2। आपको पूछा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा, किसका मान पूछा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान पूछा है, किसका मान पूछा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान पूछा है। कैसे निकालोगे साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब कौन सा है 1, कर्ण कितना है √2, बीच में है प्लस। फिर पूछा आपको कोस थीटा, कोस थीटा बटा आधार बटा कर्ण, आधार भी 1 है और कर्ण कितना है √2, तो √2 का एलसीएम कितना आ जाएगा √2, और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, √2 बट्टा में लिखना नहीं है तो काटना पड़ेगा, तो ऊपर वाले को आप क्या लिख सकते हो 2 को क्या लिख सकते हो √2 × √2, और नीचे क्या है √2, इस √2 से √2 कट जाएगा तो बचेगा क्या √2, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा √2। आगे सवाल हो गया क्या पूरा, हाँ भाई अच्छा एक सवाल और है, ये है एक से ज्यादा है, कितने सवाल है, ठीक है आगे वाला सवाल है वो, अभी सवाल है। तो ये सवाल है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 80 अब 23 है और उनका योग है वो कितना है 161 है, इन संख्याओं के संभावित युग्मों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। इनके कितने युग्म बनेंगे, देखो दो संख्या, आप संख्या मान लो कोई संख्या होती है वो मैसअप में होती है, पहली संख्या हो जाएगी 23x और दूसरी संख्या हो जाएगी 23y, क्योंकि कोई भी संख्या का मैसअप उसमें शामिल होता है। और ये कह रहा है दो संख्याओं का योग है वो कितना है 161 है, कितना है 161 है। यहाँ से मैं उधार ले लूंगा, उधार मतलब कॉमन ले लूंगा, कॉमन कितना आ जाएगा 23, तो क्या बच जाएगा x और प्लस y, दोनों जगह 23 बार आ जाएगा बराबर 161, और 23 से 161 कर जाएगा 7 बार, कितनी बार कर जाएगा 7 बार, यानी x प्लस वाई कितना बच जाएगा x प्लस वाई बच जाएगा आपका
7। आपको पूछा कितना युग्म होगा, कितने युग्म होंगे, कितने युग्म होंगे। देखो युग्म मतलब जोड़ के 7 बनाना है, तो मैं एक संख्या 1 लूँ तो दूसरी संख्या कितनी ले लूंगा, 6 ले लूंगा ना, तभी होगा 7। ठीक है, फिर दूसरी मैं लूँ 2 तो तीसरी क्या ले लूंगा 5, तीसरी लूँ 3 तो फिर क्या ले लूंगा 4, उसके बाद यदि मैं अगली 4 लूँ तो फिर मुझे वापस 3 लेना पड़ेगा, तो एक सेम आ जाएगा। ठीक है, सेम तो होगा नहीं, तो कितने युग्म लेने होंगे, कितने युग्म बनेंगे 3। तो आपका इसका उत्तर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। आगे वाला सवाल देखो, सरल कीजिए। यहाँ पे बन रहा है फॉर्मूला, आपको ये फॉर्मूले से ही करना पड़ेगा, नहीं तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। इसका इससे गुणा करने बैठ जाओगे, फिर इसका इससे गुणा करोगे तो पॉसिबल है नहीं। आप देखो इसका एक सूत्र लगता है, कौन सा सूत्र लगता है, ए इंटू ए क्या हो गया ए स्क्वायर, माइनस बी इंटू बी क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पे इसने दे दिया है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, अच्छा आगे देखो, तो इसको ए प्लस बी ए माइनस बी दे दिया, और नीचे क्या लिखा है, नीचे इसने देखो जोड़ के लिखा है। आप देखोगे तो यहाँ पे है 3000, यहाँ पे है 2000, 3000 में से 2000 के 1000, यानी इनको घटा के लिखा है। ए माइनस बी नीचे लिखा है, नीचे क्या लिखा है ए माइनस बी लिखा है। तो अब आप देखो ए प्लस बी ए माइनस ऊपर लिखा है, नीचे लिखा है ए माइनस बी, तो ए माइनस बी से ए माइनस बी कट जाएगा, तो बचेगा क्या ए प्लस बी, यानी ए और बी के मान को आप जोड़ दो, आपका उत्तर आ जाएगा 32,672, 32,672। और इसमें क्या जोड़ना है 21,864, 21,864 जोड़ना है, जोड़ दो। 2 और 4 कितना हो जाएगा 6, 7 और ये कितना हो जाएगा 13, 3 असल लगे 1 8 और 1 9, 9 और 6 15, 5, लगभग 536 आएगा लिस्ट में। 536 का एक ही ऑप्शन है ये वाला, है ना, पूरे सवाल करने की जरूरत नहीं है। आगे चलो, आगे ये हो गया। ठीक है, आज का पेपर सेट हो गया। कैसा लगा आपको कमेंट में बताना। थैंक यू।